नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पाठशाला नौकरी के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बातें करते हैं इस समय वर्तमान में यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम को लेकर के। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, पीजीटी का एग्ज़ाम हो चुका है। टीजीटी का एग्ज़ाम 3 तारीख को है। इस बीच 31 तारीख को जीडीसी का भी एग्ज़ाम है। उसकी भी तैयारी में कुछ लोग हमारे इस चैनल के जो जुड़े हैं वो लगे हुए होंगे, लेकिन मुख्य रूप से हमारे इस चैनल का उद्देश्य था पीजीटी, जो कि एग्जाम हो चुका है, और टीजीटी 3 जून को होने वाला है, खास करके विशेष करके हिंदी विषय को लेकर के। तो साथियों, जो हिंदी विषय को लेकर के हम लोगों ने एक श्रृंखला चलाई थी, वो सेक्शन वाइज अभ्यास प्रैक्टिस पेपर का। शाम को 8 बजे निःशुल्क 25 प्रश्न का जो वीडियो आपको इस पे मिल जाता है सेक्शन वाइज। अब उस कड़ी में हम लोगों ने जहां से शुरुआत किया था काव्य में आदिकाल से लेकर के, अब हमारी यह यात्रा पहुंच चुकी है संस्कृत साहित्य पर। संस्कृत साहित्य का एक पीठिका के रूप में एक वीडियो आप सबको मिल चुका है। उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा, आप सब लोगों ने बड़ा अच्छा सराहा है। आज हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य के वीडियो 2 में, भाग 2 में। विशेषकर से शुरुआत करेंगे आज जो है संस्कृत साहित्य के जो प्रमुख रचनाकार हैं, जो कवि हैं, खास करके भास से लेकर के धीरे धीरे एक एक करके भास कालिदास करके बढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत साहित्य के प्रथम रचनाकार जो है नाटककार के रूप में जो है ये माने जाते हैं भास। तो भास से हमने शुरुआत किया है, तो आज के वीडियो में वहीं से शुरुआत होगा। वीडियो को जो नए हैं उनसे आग्रह है कि चैनल को प्लीज आप अपना सहयोग दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही साथ एक और सूचना है, शुरुआत करने से पहले मैं बताऊं कि कमेंट में कई लोगों को ये आ रहा था कि 31 तारीख को जो जीडीसी का पेपर होना है उसमें एक सेक्शन है लोक भाषा, तो लोक भाषा पे भी मैं जो है वीडियो बनाऊं, ऐसा उनका आग्रह था। तो साथियों, मैं आपको अगले 1 से 2 दिन में लोक भाषा पे वीडियो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज टीजीटी के लिए जो संस्कृत साहित्य का सिलेबस है उसमें जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं वहां से प्रश्न कौन कौन से 25 प्रश्न हैं जो आप सबको जो है औरों से अलग कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं बिना किसी देरी की। आग्रह आपसे इतना ही है, चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। साथियों, चैनल का ऊपर नाम मिलेगा आपको पाठशाला नौकरी का, इस तरीके से। उसके बाद हम चलेंगे अगले स्लाइड पे, जहां पे प्रश्नों की शुरुआत होती है। करें संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार, ऐसा करके यह शीर्षक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, जहां पे प्रश्नों की श्रृंखला शुरुआत होती है। सबसे पहला प्रश्न है, संस्कृत के नाटककार में सबसे प्राचीन और सर्वप्रथम रचनाकार भास हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको परिचय में ही, लेकिन भास हैं तो भास की स्थिति कहाँ पे स्टैंड होते हैं, वो एक मानक बनाया जाता है कालिदास को। तो प्रश्न बनता है कि कालिदास के समकालीन हैं, अथवा बी ऑप्शन कालिदास के पूर्ववर्ती हैं, अथवा कालिदास के बाद के हैं, अथवा इनमें से कोई नहीं है। 4 प्रकार के ऑप्शन देखने को आपको मिलते हैं एग्जाम में। तो साथियों, ये कालिदास के पूर्ववर्ती हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास के कुल कितने नाटक हैं, उनमें से कितने एकांकी हैं। तो साथियों, ये यहाँ पे कालिदास नहीं टाइप होना चाहिए था, यहाँ टाइप होना चाहिए था भास। कौन? भास। भास के कुल कितने नाटक हैं और उसमें से कितने एकांकी हैं। ऑप्शन ए है कुल 13 नाटक है जिसमें 5 एकांकी है। ऑप्शन बी कुल 15 है जिसमें 5 एकांकी है। और ऑप्शन देख लेते हैं साथियों, कुल 9 जिसमें 3 एकांकी हैं, कुल 12 जिसमें 3 एकांकी है। तो साथियों, भास के जो ए ऑप्शन है यही सही है, क्योंकि इनके कुल 13 नाटक हैं, कुल 13 नाटक हैं और जिसमें से 5 एकांकी है, तो ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलें। इनके जो 13 नाटक हैं उसमें से 5 एकांकी को निकाल दिया जाए, तो अगर आपको याद करना हो तो हम आपको एक शॉर्ट में फार्मूला बता देते हैं, ऐसे जो मैं अपने नोट्स में तैयारी में बनाया था। बालचर अभिषेक, बालचर अभिषेक स्वप्न में चारु 5 प्रतिज्ञा, 4-5 एक नया स्लाइड ले लेता हूँ, वहां पे लिखने में आसानी होगा। स्वप्न में 5 प्रतिज्ञा, ऐसे करिए, बालचर अभिषेक स्वप्न में 4-5 प्रतिज्ञा प्रतिमा से करता है।
करता है। अब देखिए बालचर, ये दो रचनाएं हैं, बाल से बालचर, बालचर से बाल चरित्र, अभिषेक नाटक है, ठीक है, बालचर अभिषेक, ठीक है, स्वप्न, बालचर अभिषेक, स्वप्न वासव दत्ता, चारु से चारु दत्त, पांच से पंचरात्रम, प्रतिज्ञा से प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और प्रतिमा से प्रतिमा नाटक। बालचर अभिषेक स्वप्न में 4 5 प्रतिज्ञा, अभिमार प्रतिमा से, यहाँ अभिमार कर लीजिएगा, अभिमार प्रतिमा से करता है, तो अभिमारक नाटक है जो 6 अंकों का है। तो साथी इस तरीके से हम याद करते थे, आप सबको ये बता दिया, आप भी इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुल 13 नाटक हैं जिसमें 5 एकांकी हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। करें भास के किस नाटक में 6 अंक नहीं है। देखिए जितने भी नाटक आपको दिखाए हैं हम, उनमें से 8 के 8 में से सब में किसी में 6 है, किसी में 5 है, किसी में 3 अंक है। अब हमने प्रश्न इस प्रकार से बनाया कि 6 अंक किस किस नाटक में है वो आपको याद हो जाए। एक ऐसा है जिसमें 6 अंक नहीं है, वो भी आपको हो जाए। जैसे अभिषेक नाटक, स्वप्नवासव दत्ता और अभिमारक, इनमें 6 अंक हैं, ठीक। अब पूछा है किसमें नहीं है, तो ये प्रतिमा नाटक जो है इसमें 7 अंक हैं। किसमें है? 7 अंक हैं, ठीक है साथियों। ये हो गया आपका डी ऑप्शन इसके हिसाब से सही, ठीक। आगे चलते हैं साथियों, आप इस चैनल को प्रेम दीजिए, दुलार दीजिए, सहयोग दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको इसी तरीके गूढ़ सी बातें जो टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी विषय को उपयोगी होंगे, चाहे वो नेट के लिए चाहे जेआरएफ के लिए, हम आपको बताएंगे अपने चैनल पे, वो भी निःशुल्क बताएंगे, तो आप केवल सब्सक्राइब करते चलिए। अगला प्रश्न है, संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो कालिदास को, भास को, माघ को, श्रीहर्ष को। होता क्या है, एग्जाम में गलती हम कालिदास को मार जाते हैं, ये भास है, ठीक है। कविता कामनी का हास या भास जयदेव ने किसे कहा? तो भास को ही कहा था। किसे कहा था? पूछा गया प्रश्न है, ये भास को ही कहते हैं, तो उत्तर होगा भास, ठीक है। भास के किस नाटक में केवल 4 अंक है और उसे अधूरी कृति माना जाता है? उसे अधूरी कृति माना जाता है। इनका एक रचना है चारुदत्त, इनका नाटक क्या है? चारुदत्त। यह अधूरी कृति इनकी मानी जाती है, अधूरी कृति है और 4 अंक है। इसी के आधार पर शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा है, इसी के आधार पर शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा हुआ है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारुदत्ता ये मिल गया, ठीक है। ऐसे तो प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में भी 4 ही अंक है, लेकिन वो श्रृंगार रस प्रधान है और वो पूर्ण है, अधूरा नहीं है। निम्न में से कौन सी एकांकी भास की नहीं है? उर्भंग इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। उर्भंग भास का ही है, जिसमें दुर्योधन की जंगा भीम ने जो तोड़ा था उसका वर्णन है। दूत वाक्यम कर्णभार इन्हीं का है, ठीक है साथियों। सौंदर्यानंद, ये सौंदर्यानंद अश्वघोष का है। किसका है? सौंदर्यानंद, इस तरीके से सौंदर्यानंद अश्वघोष का है, पूछा जा चुका है जीआईसी के पीजीटी वगैरह एग्जाम में। भास की शैली में कौन सा गुण है? प्रसाद है, माधुर्य है, ओज है, इनमें से तीनों गुण इनके यहाँ पाए जाते हैं। ओके, वैसे माघ फेमस है, माघे संत त्रयो गुणा, तीनों गुण के लिए माघ प्रसिद्ध है। जब भी पूछा जाए माघे संत तीनों गुण किसमें पाए जाते हैं, तो वहाँ विकल्प आपको माघ ही मिलेंगे। लेकिन भास के यहाँ तीनों गुण देखने को मिलते हैं, प्रसाद, ओज, माधुर्य, और ये वैदर्भी रीत के कवि, वैदर्भी शैली के कवि हैं, ठीक है। और अगर वैदर्भी शैली का प्रमुख कवि पूछा जाए तो कालिदास होंगे, ठीक। चलिए, इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? दूत, घटोत्कच, मालविकाग्नि मित्रम, मध्यम व्यायोग। ये मालविकाग्नि मित्र जो है ये आपका है किसका? ये कालिदास का है। किसका है? कालिदास का है। कालिदास का प्रथम नाटक भी है। क्या है? प्रथम नाटक भी है, ये कालिदास का प्रथम नाटक है मालविकाग्नि मित्रम। चलिए, वैदर्भी रीत के सर्वोच्च कवि किसे माना जाता है? हमने पहले बता दिए, प्रश्न पूछा जा चुका है, कालिदास को माना जाता है। अस्ति कश्चित वाग्विशेष विद्योत्मा के इस कथन से कालिदास ने कौन सी रचना नहीं की है? अब देखिए, अस्ति कश्चित, ये तीनों जो है जब वो जाते हैं अनावृतम कपाटम द्वारम धे, कालिदास बोलते हैं तो विद्योत्मा द्वार खोलते हुए कहते हैं अस्ति कश्चित वाग्विशेष, इस समय ऐसा कौन है जिसके वाणी में इतना तेज आ गया। अस्ति मतलब होता, अस्ति से रचना इन्होंने शुरुआत की थी कुमार संभवम की। किसकी की थी? कुमार संभवम की, ठीक है, कुमार संभवम की।
कश्चित से जो है कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात प्रमत्ता, तो ये मेघदूत का है। किसका है? मेघदूत की शुरुआत इन्होंने की थी इस शब्द से। और वाग विशेषा से रघुवंश महाकाव्य का शुरुआत किया था साथियों। इसका रघुवंशम का किया था। अब लगे हाथ हम आपको यहाँ पे बताते चले, मेघदूतम जो है ये गीत खंड काव्य है। इसमें दो खंड हैं, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। ठीक है, कुमार संभवम में 17 सर्ग है, यह महाकाव्य है। रघुवंशम में 19 सर्ग है, ये भी महाकाव्य है। अब देखिए साथियों, एक प्रश्न होता है, एक नई स्लाइड में आपको बताने का प्रयास करता हूं कि संस्कृत में पूछता है कि संस्कृत की लघुत्रयी में कौन सी रचना आती है? तो संस्कृत की लघुत्रयी में कालिदास की यही तीनों रचनाएं आती हैं, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम। अब देखिए, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम। कुमार संभवम में 17 सर्ग, रघुवंशम में 19 सर्ग। राम इसके रघुवंशम के मुख्य पात्र हैं। मेघदूतम खंड काव्य है, 2 खंड है। यही जो है दोनों रचनाएं संस्कृत की लघुत्रय में आती हैं। यानी दिमाग में एकदम क्लियर कट रखिएगा कि संस्कृत की लघुत्रय में केवल और केवल कालिदास की रचना है। अगर इसको शार्ट फार्मूला जो मैं बनाया था अपने याद करने के लिए मैं बता दूं, कुमार संभवम का पहला अक्षर है कु, रघुवंशम का रा और मे का, मेघदूतम का मे, कुरमे। तो कुरमे से याद कर लीजिए कि लघुत्रयी क्या है? कुरमे। कु से कुमार संभवम, र से रघुवंशम और मे से मेघदूतम। तो मेघदूतम खंड काव्य है। बाकी कुमार संभवम में 17 सर्ग, रघुवंशम में 19 सर्ग। रघुवंशम का जो है प्रमुख पात्र कौन है? राम है। तो साथी इस तरीके से आप याद करते जाइएगा। लघुत्रयी में कालिदास की तीनों रचनाएं हैं। बृहत्त्रयी संस्कृत का पूछता है, उसमें कालिदास की कोई रचना नहीं है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहे हैं कालिदास की, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि इसका ये हो गया 11वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 12वां प्रश्न। कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और ऑप्शन में क्या है? कुमार संभवम। तो देखिए, अब बताते हैं आपको। सबसे पहले कुमार संभवम कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। पहली बात तो कुमार संभवम इनका पहला महाकाव्य है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन कालिदास की पहली रचना पूछ रहे हैं, तो पहली रचना पे अगर आप आए तो देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम इनका नाटक है, मालविकाग्निमित्रम इनका नाटक है। मालविकाग्निमित्रम इनका प्रथम नाटक है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का नाटक है जो बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन ऋतुसंहारम ये गीत काव्य है, गीत काव्य है। इनका प्रथम गीत काव्य भी कह सकते हैं इसे, और यही इनकी प्रथम रचना भी है। इनकी प्रथम रचना है, तो कंफ्यूज मत होइएगा साथियों। प्रथम नाटक पूछेगा मालविकाग्निमित्रम, प्रथम महाकाव्य पूछेगा कुमार संभवम, और प्रथम रचना पूछेगा तो ऋतुसंहारम। कहीं गलती से आप ये मत लगा दीजिएगा कि कौन सा अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्या करें? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। अच्छा, ये मालविकाग्निमित्रम इनका जो प्रथम नाटक है, ये भी यही बता दूं, इसमें 5 अंक हैं। इसमें कितने हैं? 5 अंक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक हैं और दुर्वासा ऋषि का श्राप व कर्ण ऋषि द्वारा शकुंतला के विदाई का यह जो कहानी है वो किस अंक में है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। मैंने पहले ही अभी बता दिया आपको। क्या बता दिया? 7 अंक हैं। ठीक है, अब इन 7 अंकों में किस अंक में दुर्वासा ऋषि का श्राप व कर्ण ऋषि के द्वारा शकुंतला की विदाई का प्रसंग है? ठीक है, चलिए अब इसमें बात करते हैं। देखिए, ये है जो दुर्वासा ऋषि का श्राप है, कर्ण ऋषि द्वारा शकुंतला का विदाई है, ये 4थे अंक में है। किसमें है?
चौथे अंक में। अब इस हिसाब से अगर देखें तो ए ऑप्शन तो नहीं ठीक है, बी ऑप्शन कुल 7 अंक और चौथे अंक में वर्णन है, ये सही है। क्या है? यही सही है। लेकिन अब बात करते हैं हम, अगर जैसे कि किस अंक में क्या है कैसे है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा जाता है, एक कथन बहुत फेमस है, काव्ये सुनाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला, यानी काव्यों में नाटक बड़ा प्रसिद्ध है संस्कृत में, और नाटकों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या कहता है? अगली पंक्ति क्या है? अगली अर्धाली, तत्रापि चतुर्थो अंकम, और शकुंतला नाटक में चौथा अंक बहुत फेमस है, और तत् श्लोकम चतुष्टयम, और उसका चतुष्टय श्लोक जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखिएगा, ऐसा भी प्रश्न आता है, काव्ये सुनाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला, ये वाला कथन किसका है? अब देखिए शकुंतला का जो है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो 7 अंक हैं ये बड़े फेमस हैं। ये क्या हैं? बड़े फेमस हैं। तो हम आपको यहाँ पे ये बताने का प्रयास करेंगे कि इनके जो नाटक का जो प्रथम से लेकर के 7वां अंक है उसमें क्या कैसा क्या वर्णन है। अब देखिए, अगर आपको पुरानी फिल्म याद हो, मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, या फिर आप रटोगे भूल जाओगे, बार बार मेहनत करना पड़ेगा। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, अगर पुरानी फिल्में याद हैं आपको, 90 के दशक वाली फिल्में, उसमें क्या होता था, हीरो हीरोइन को किसी के यहाँ देखता था पहले, और जैसे ही देखता था तो उसे क्या हो जाता था? उसे प्रेम हो जाता था, फिर वो प्रेम का इजहार करता था, फिर दोनों की शादी होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद उनका शादी पे किसी की गांव घर आने के बाद कोई न कोई ताड़ना पताड़ना, सासू ननद भौजाई जो भी होता था पहले फिल्मों में होना शुरू हो जाता था। फिर दोनों का विच्छेद हो जाता था, फिर उनको किसी कारण से ऐसा याद आता था, फिर उनका पुनर्मिलन होता था। यही सारी कहानी है। अब इसमें देखिए पहला अंक जो है, इसमें जो पहला अंक है, इनका पहला अंक में क्या होता है कि कण्व ऋषि के आश्रम में जो है एक भंवरा आता है, उस भंवरे से शकुंतला का राजा दुष्यंत जो है, माफ कीजिएगा, राजा दुष्यंत का कण्व ऋषि के आश्रम में जो है प्रवेश होता है, और भ्रमर से जो है उनका शकुंतला का जो है क्या करते हैं, रक्षा करते हैं भंवरे से, पहले अंक में। दूसरे अंक में क्या करते हैं, प्रेम का वो इजहार करते हैं, अपना प्रेम वो व्यक्त करते हैं, उसकी सूचना देते हैं, ठीक है। अब तीसरे अंक में क्या होता है, यहां लिखता हूं, पेन भी इसी में धोखा दे रही है साथियों, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा। पहले अंक में क्या होता है कि भांवरे से, ये भी पूछा जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में जो है भांवरे से रक्षा करते हैं कौन, राजा दुष्यंत शकुंतला की। तो पहले अंक में क्या करते हैं, भांवरे से रक्षा करते हैं, वो भ्रमर से रक्षा करते हैं, किसकी, शकुंतला की। कौन करते हैं, राजा दुष्यंत। दूसरे अंक में क्या है, दूसरे अंक में वो प्रेम की सूचना देते हैं, क्या करते हैं, प्रेम की सूचना देते हैं। तीसरे अंक में क्या है, गंधर्व विवाह करते हैं, गंधर्व विवाह मतलब भाग के विवाह करते हैं, ठीक है साथियों। और चौथे अंक में क्या है, चौथे अंक में यही है जो अभी आपको ऊपर प्रश्न आया, क्या आया कि शकुंतला को अंगूठी देते हैं, शकुंतला की जो है दुर्वासा ऋषि का श्राप होता है, ठीक है। ये सब सारी चीजें क्या होता है, चौथे अंक में होता है। पांचवें अंक में क्या होता है, पांचवें अंक में जो श्राप दिया है दुर्वासा ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि फेमस इसीलिए थे श्राप देने के लिए, श्रापवश जो है दुष्यंत जो है शकुंतला को भूल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और छठे अंक में क्या होता है, उसी अंगूठी के कारण, उसी अंगूठी के कारण उनको याद आता है, और 7वें अंक में मिलन होता है। ये टोटल आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का 7 अंक की कहानी है। तो आपको एक एक अंक का आप इस प्रकार से वीडियो को रोक रोक करके दोबारा देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भवभूति का मूल नाम और पिता का नाम क्या था। अभी पीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, भवभूति का मूल नाम पूछा था, उनके पिता का मूल नाम पूछा था। अब मैंने लिखा है यहाँ पे ऑप्शन ए में, नीलकंठ भवभूति का मूल नाम, पिता का नाम श्रीकंठ। दूसरे ऑप्शन में उनका मूल नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ, पिता का नाम नीलकंठ। तीसरे में सी ऑप्शन, श्रीकंठ, पिता का नाम जातुकर्णी। पहली बात, जातुकर्णी इनकी माता का नाम था, किसका था, माता का नाम। ये वाला ऑप्शन तो एकदम गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है नीलकंठ, पिता का नाम भट्ट गोपाल। इनके भट्ट गोपाल इनके
दादा का नाम था। किसका था? दादा का नाम था, ए भी नहीं है। तो इनका मूल नाम क्या था साथियों, बता सकते हैं? इनका श्रीकंठ या भट्ट जो है, इनका नाम नीलकंठ, इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम नीलकंठ है। ठीक है साथियों, चले आगे। श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ, इन्हीं का नाम, बी ऑप्शन सही। करुड़ रस की प्रधानता किसके यहाँ होती है? करुड़ रस की, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा साथियों। करुड़ रस की प्रधानता किसके यहाँ है? करुड़ रस की प्रधानता भवभूति के यहाँ है। यही होता, व्याख्या करने लगी तो वीडियो लंबा हो जाता, फिर आप लोग देखते नहीं है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ संस्कृत के किस साहित्य में किसे कहा जाता है? पदवाक्य प्रमाणक भारवी को, कालिदास को, किसको कहा जाता है साथियों? किसको कहा जाता है? भवभूति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भवभूति को। भवभूति का कौन सा नाटक श्रृंगार प्रधान और 10 अंकों का है? महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तर रामचंद्र। मालती माधव, देखिए महावीर चरितम 7 अंक में है, उत्तर रामचरितम 7 अंक में है। ठीक है, महावीर वीरता के लिए थे तो इसमें वीर रस है, याद कर लीजिएगा। उत्तर रामचरितम एकमात्र करुड़ रस के लिए जो प्रसिद्ध है, ये भवभूति एको एव करुड़ रस पुष्पाक प्रतीकासो करुड़ एव, तो इसके लिए भवभूत जो है करुड़ रस के लिए प्रसिद्ध है और उसका प्रसिद्धि का आधार उनका उत्तर रामचरित है। अब आप कहेंगे मालती माधव, मालती माधव में 10 अंक है। अब मालती महिला की बात हो रही, याद करने के लिए, सिर्फ बुरा मत मानिएगा, स्त्री हैं तो श्रृंगार की बात यहाँ कर लीजिएगा। तो इसमें श्रृंगार रस है। पूछा जाता है श्रृंगार प्रधान भवभूति कौन सा नाटक है? तो मालती माधव 10 अंक का। महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम 7-7 अंक। महावीर वीरता में वीर रस, उत्तर रामचरितम करुड़ रस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब अगर आते हैं 18 में, किरातार्जुनीयम इनका नहीं है। किरातार्जुनीयम 18 सर्ग है, भारवी का है। ठीक है, उत्तर रामचरित नाटक के किस अंग का संबंध पंचवटी प्रसंग से है? तृतीय अंग का है साथियों। आगे बढ़ते हैं। भारवेन अर्थ गौरवम नारिकेल फल सम्मित वचा सूक्ति किसके लिए है? भारवी के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारवी का मूल नाम और पिता का नाम क्या था? नारायण स्वामी पिता दामोदर शर्मा, श्रीधर पिता दामोदर शर्मा, दामोदर शर्मा पिता नारायण स्वामी या श्रीधर। ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, दामोदर शर्मा इनका मूल नाम था, नारायण स्वामी या श्रीधर इनके पिताजी का नाम। ठीक है साथियों, आगे बढ़े, चलिए। भारवी के शयन कक्ष में कौन सा श्लोक लगा होता? सहसा विद्धित न क्रियाम भारवे अर्थ गौरव नारिकेल फल सम्मित बचा पाषाण त्रय। देखिए सहसा विद्धित न क्रियाम, यही लगा होता था उनके शयन कक्ष में। भारवे अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है, उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पदलालित्यम। ठीक है, मागे संति त्रयो गुढ़ा, ये कथन है। इससे आप 4 प्रश्न बनते हैं, याद कर लीजिएगा। नारिकेल फल सम्मित बचा, किरातार्जुनीयम का जो कथन है उसको पढ़ेंगे तो नारियल के फल के समान उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है कि ऊपर से बहुत कठिन, अंदर से बड़े रसदार जो है उसमें है कहानी, इसलिए भारवी को जाना जाता है नारिकेल फल सम्मित बचा के लिए। पाषाण त्रय, जो इनका किरातार्जुनीयम के जो 18 सर्ग हैं, इसके शुरू के जो है 3 सर्ग बड़े कठिन है, क्लिष्ट, इसलिए उसे पाषाण त्रय कहा जाता है। ये अभी फैक्ट है। किरातार्जुनीयम कुल कितने सर्ग हैं और किस सर्ग में कृष्ण अर्जुन संवाद है? कुल कितने पद हैं? 1100 पद, 9 सर्ग, 9वें सर्ग में बिल्कुल नहीं। 1080 पद 11वें सर्ग में, 11 सर्ग 11वें सर्ग में नहीं, 1100 पद में नहीं। इसमें क्या है? 1080 पद है, 18 सर्ग है और 11वें सर्ग में कृष्ण अर्जुन संवाद है। ए डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, निम्न से किस ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द और सर्गांत में लक्ष्मी शब्द का वर्णन हुआ है और उसका प्रमुख रस वीर है? देखिए किरातार्जुनीयम का प्रमुख रस जो है वीर रस है। किरात और अर्जुन का जो है, हिमालय की पुत्री जो थी पार्वती जी, वो कैलाश के द्वारा जो किरात जो है पैदा हुए थे, और किरात और अर्जुन का जो मामला है सारा। मालती माधव नहीं। रघुवंश महाकाव्यम, ये बिल्कुल नहीं। इसी किरातार्जुनीयम में जो है प्रारंभ श्री शब्द से और आदि जो है सर्गों का अंत लक्ष्मी शब्द से हुआ है। शिशुपाल वध इनका नहीं है, माघ का है। हिमालय एवं कैलाश की शोभा का वर्णन किरातार्जुनीयम के किस अंक में हुआ है? ये प्रश्न देखिए साथियों, 5वें अंक में हुआ है, पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, संस्कृत के वृहत त्रयी में कौन सा ग्रंथ नहीं आता? अब याद रखिएगा, यहाँ कालिदास की कोई रचना नहीं होगी, यानी कुमार संभवम बिल्कुल खत्म। ठीक है, यही है, कुमार संभवम नहीं आता। बाकी किरातार्जुनीयम ये आपका भारवी का, ठीक है, और शिशुपाल वध माघ का, नैषधि चरितम श्रीहर्ष का, ये तीनों आते हैं। इसका फार्मूला ऐसे याद रखिएगा कि सिनय
से किरातार्जुन, से शिशुपाल वध, किसी ने सी से शिशुपाल वध, न से नैषधि चरितम। इसमें 18 सर्ग हैं, आप उनको भी पहले देख ही लिया। शिशुपाल वध में 20 सर्ग, अभी आगे वीडियो में कराएंगे। नैषधि चरितम में 22 सर्ग है। किरातार्जुनियम भारवी का है, शिशुपाल वध माघ का है और नैषधि चरितम श्रीहर्ष का है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए आज यहीं रोकता हूं। फिर अगले वीडियो में लेकर आऊंगा बचे हुए जितने प्रमुख रचनाकार संस्कृत साहित्य के हैं। तब तक के लिए आप वीडियो पलट पलट के बार बार इसे देखिए, लाभ उठाइए। आपसे आग्रह है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। यदि आपको कुछ कहना है तो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।